जय हिंद दोस्तों। इस सीरीज़ में हम चर्चा कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। और पिछली कुछ वीडियोस के माध्यम से हमने डिस्कस किया कुछ वेस्ट कंट्री बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। और आज हम चर्चा करेंगे एशिया महाद्वीप में स्थित संगठन या ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जिसमें भारत और एशिया के कुछ प्रमुख देश शामिल है। जिसमें आज की चर्चा में हम लेंगे ब्रिक्स नेशंस को और जानेंगे कि ब्रिक्स नेशन क्या है। तो ब्रिक्स नेशन, ब्रिक्स ये 5 देशों से बना एक संगठन है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका शामिल है। तो ब्रिक्स जो है ये 5 देशों के यानी पहले लेटर को लेकर बनाया गया, यानी शॉर्ट फॉर्म ब्रिक्स होता है इन 5 देशों का। ठीक है, तो ये एक संगठन है। तो हम जानेंगे कि इस संगठन की स्थापना की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों इस संगठन को बनाया, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख लेते हैं, जो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि ये इसके बनाने के पीछे का इतिहास क्या है। जैसा कि आप सबको पता होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद एक संगठन बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया संगठन था। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद ही एक नई तरह का युद्ध दुनिया में देखने को मिला, जिसे शीत युद्ध का नाम दिया गया, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर इन दोनों के बीच में आपसी वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई, जो चली थी 1945 से 1991 के बीच में। 1945 से 1991 के बीच में कोल्ड वॉर हुआ, यानी शीत युद्ध, कोल्ड वॉर या शीत युद्ध, जिसकी समाप्ति 1991 में हुई थी। तो 1991 में हुआ ये था, 1991 में 2 रिजल्ट निकल कर आए। पहला तो यूएसएसआर का विघटन हो गया, यूएसएसआर का विघटन मतलब यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया। ये 15 देशों में टूटा। अब इसके 15 देशों में टूटते ही यह स्थापित हुआ कि इस शीत युद्ध में या इस विचारधारा की लड़ाई में अमेरिका विजित हुआ। तो इसमें अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हुआ, इसका प्रभुत्व स्थापित हुआ। ठीक, अब जो अमेरिका था, इसका प्रभुत्व जब स्थापित हुआ तो इसने दुनिया भर के आर्थिक बाजारों पर या दुनिया पर अपना कंट्रोल स्थापित करना चालू किया, यानी अपनी मोनोपोली, एकाधिकार स्थापित करना चालू किया। तो इसने अपना एकाधिकार बना लिया पूरी दुनिया पर कि मैं सबसे पावरफुल। और इसके एकाधिकार के चलते ही दुनिया में आर्थिक मंदी जैसी स्थिति आ गई। इवन भारत में भी 1991 का ही समय था जब भारत को अपना कुछ कर्जा चुकाने के लिए भारत का जो गोल्ड रिजर्व है या भारत का सोना है, विदेशों की बैंकों में गिरवी तक रखना पड़ गया था। उसके बाद हमने 1991 में ही एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे, जिन्हें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से हम जानते हैं। खैर, ये तो बात का मुद्दा है, हम कभी इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो अमेरिका का एकाधिकार पूरी दुनिया पर स्थापित हो गया, उसको काउंटर करने के लिए या अमेरिका को जवाब देने के लिए ब्रिटेन में एक कंपनी है गोल्डमैन सच। गोल्डमैन सच कंपनी का एक अर्थशास्त्री था जिसका नाम था जिम ओ नील। तो जिम ओ नील ने सबसे पहले ये विचार दिया कि कुछ एक तरह की विशेषता रखने वाले देशों को आपस में मिलकर एक संगठन बनाना चाहिए। जिम ओ नील ने 2001 में ये विचार दिया सबसे पहली बार। 2001 में कहा कि कुछ एक तरह की विशेषता, जैसे जनसंख्या, जिन देशों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है या क्षेत्रफल के आधार पर जो बड़े देश हैं, उनको मिलकर एक संगठन बनाना चाहिए ताकि यूएसए को काउंटर किया जा सके और दुनिया में बैलेंस स्थापित किया जा सके। चूँकि 1991 के बाद से दुनिया में अमेरिकी प्रभुत्व की यानी भारी मात्रा में अमेरिकी प्रभुत्व देखा गया था। इस कारण से गोल्डमैन सच के एक अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने 2001 में ब्रिक का विचार दिया सबसे पहली बार। ध्यान रखिएगा, ब्रिक का विचार दिया है, चूंकि ये जो साउथ अफ्रीका है ये बहुत बाद में आकर शामिल हुआ है, तो यहाँ पर ब्रिक का विचार आया था।
तो इस समय इन्होंने ब्रिक का विचार दिया। उसके बाद समय आता है 2001 में, उसके बाद समय आता है 2006 का। 2006 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो यूनाइटेड नेशन का एक अंग है, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो 2006 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक होती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक होती है, और इसमें कुछ देशों ने मिलकर इस बात पर मजबूती से बल दिया, और 2006 में ब्रिक का गठन किया गया। 2006 में ब्रिक का गठन हो गया, और इसके गठन के समय, चूंकि ये ब्रिक है तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये 4 देश इसमें शामिल थे। तो प्रारंभ में इसमें कौन कौन से देश थे? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन, ये 4 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसको ब्रिक कहा गया। ठीक है, और इस संगठन की जो पहली बैठक थी, इसकी पहली बैठक, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। आप याद रखिएगा, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। क्योंकि साउथ अफ्रीका इसमें बाद में जुड़ा था, अभी हम आगे देखेंगे। 2001 में क्या हुआ? 2001 में जिम ओ नील ने ऐसा एक संगठन बनाने का विचार दिया। ठीक, 2006 में इसका गठन हुआ। किन देशों ने किया? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, और इसका नाम तब था ब्रिक। ठीक, 2006 में गठन हो गया। अब इसकी बैठक, तो इसकी जो पहली बैठक थी, इसकी पहली बैठक हुई थी 16 जून 2009 में। काफ़ी समय लग गया था जब इसका गठन हुआ, और इन देशों को आपस में बैठक करने में काफ़ी समय लगा था। 16 जून 2009 को इसकी पहली बैठक हुई थी रूस में। ठीक, 16 जून 2009 को इसकी पहली बैठक की गई। उसके बाद वर्ष 2010 का समय आता है। वर्ष 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा, यानी दक्षिण अफ्रीका जुड़ा, और इसका एक्सपेंशन हो गया, ये ब्रिक्स बन गया, जो इसकी वर्तमान स्थिति है। तो ब्रिक्स बनने की कहानी 2010 में कंप्लीट हुई, जब साउथ अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स नेशन से आकर जुड़ा। और साउथ अफ्रीका जुड़ा 2010 में था, लेकिन ये इसकी पहली बैठक में शामिल हुआ 2011 में। 2011 में पहली बैठक में शामिल हुआ। चूँकि 2009 में पहली बैठक हुई थी, प्रतिवर्ष एक वर्ष में एक बैठक होती है इसकी, तो 2009 में पहली, 2010 में दूसरी, 2011 में तीसरी, यानी थर्ड। इसकी जो थर्ड शिखर सम्मेलन, जिसको ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था, जो चीन के सान्या में हुआ था। तो एक बार फिर से देख लीजिए, 2001 में जिम ओ नील ने इसका एक विचार दिया कि एक विशेष विचारधारा वाले या विशेष स्थिति वाले देशों को मिलाकर एक संगठन का निर्माण किया जाए। 2006 में इसका गठन हुआ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक के दौरान। ठीक, इसकी पहली बैठक हुई 16 जून 2009 को रूस में। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका इससे आकर जुड़ा, और जो ब्रिक है वो ब्रिक्स बन गया। फिर दक्षिण अफ्रीका 2011 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तीसरी बैठक में चीन के सान्या में इसमें शामिल हुआ। ठीक, अब तक इसकी 14 बैठक आयोजित की जा चुकी है। अब तक कितनी बैठक हुई है इसकी? 14 टोटल, अभी तक 14 बैठक हुई है इसकी अब तक। और जो 14वीं बैठक है, यानी इसका 14वां शिखर सम्मेलन है, 14वां सम्मेलन चीन के संघाई में, जो सबसे अंतिम है अब तक का। और इसकी जो बैठक होती है
वो होती है इस ऑर्डर के हिसाब से, जैसे BRICS है, तो पहली बैठक अगर ब्राज़ील में हुई है तो दूसरी रसिया में होगी, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। जैसे कि इसकी 14वीं बैठक चीन में हुई है, तो 15वीं बैठक इसकी प्रस्तावित है साउथ अफ्रीका में। तो ये जो 15वां सम्मेलन होगा, 15वां शिखर सम्मेलन होगा ब्रिक्स का, ये होगा साउथ अफ्रीका में, जो जून के माह में होने वाला है, जो आने वाले जून में होने वाला है, और जिसमें 19 देशों को आमंत्रित भी किया गया है, जिसमें ईरान, किर्गिस्तान, अल्जीरिया जैसे देश शामिल है। और संभावना लगाई जा रही है कि इस बार इस बैठक में ब्रिक्स का और एक्सपेंशन होगा और ब्रिक्स में और भी देश जुड़ेंगे, और ऐसा चाइना चाहता है कि इसमें और देशों को शामिल किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया इसका गठन के बारे में। अब 5 ब्रिक्स देश मिलकर, ये जो 5 ब्रिक्स देश हैं, ये मिलकर पूरी दुनिया की जनसंख्या का, यानी टोटल वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है, वो टोटल जनसंख्या का 42% जनसंख्या अपने पास रखते हैं। टोटल वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है उसकी 42% पॉपुलेशन इन 5 देशों में है। ठीक है, अब अगर टोटल वर्ल्ड जीडीपी का देखें, टोटल जीडीपी का यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 24% ये देश रखते हैं। और पूरी दुनिया के व्यापार का, जो पूरे दुनिया भर में जितना भी व्यापार किया जाता है, पूरे दुनिया के व्यापार का 16% व्यापार इन देशों में होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखने हैं ब्रिक्स के बारे में। देखो, पूरी दुनिया की जनसंख्या का 42% जनसंख्या ब्रिक्स कंट्रीज़ की है। चूँकि चीन द्वितीय नंबर पे आता है, हम प्रथम नंबर पे आते हैं जनसंख्या के मामले में, तो ऑब्वियस है कि ये होगा ही। और जीडीपी, चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये जो टोटल जीडीपी का है 24% रखते हैं। और व्यापार, चीन भयंकर व्यापार कर रहा है, भारत एक बड़े लेवल पर उभर रहा है व्यापार में, तो व्यापार के क्षेत्र में 16% का योगदान देते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है तो उसके कुछ बेसिक एम्स रखे जाते हैं, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं। तो यहाँ अब हम आगे जानेंगे कि ब्रिक्स के क्या उद्देश्य रखे गए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ब्रिक्स के उद्देश्य। पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। ब्रिक्स के उद्देश्य, ये जो 5 ब्रिक्स नेशंस के मेंबर्स हैं, इनके क्या उद्देश्य थे। तो पहला इसमें रखा गया है ऊर्जा दक्षता और जलवायु नियंत्रण। मतलब ऊर्जा का सही यूज़ करना, और जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे या जो भी हम एनर्जी का कंजप्शन करेंगे तो उससे जलवायु पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। ठीक है, और इसका दूसरा उद्देश्य रखा गया है क्षेत्रीय विकास। क्षेत्रीय विकास से आशय है कि इस संगठन में जो भी देश शामिल है उनका जो रीजनल डेवलपमेंट है, जैसे भारत का डेवलपमेंट करना है तो चीन सपोर्ट करेगा, वो आखिर हो, हालांकि होता ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है ब्रिक्स में। इसलिए हम आगे चर्चा करेंगे कि ब्रिक्स की जो कार्य है वो सीमित क्यों है, या ब्रिक्स अभी तक सक्सेस क्यों नहीं हुआ। तो उसमें सबसे बड़ा कारण है भारत और चीन के बीच में विरोध। तो क्षेत्रीय विकास का उद्देश्य जो रखा गया उसके पीछे आशय ये था कि जैसे भारत में कुछ डेवलपमेंट करना है तो चीन, साउथ अफ्रीका, रसिया, ये सब मदद करेंगे मिलकर, या रसिया में कोई डेवलपमेंट करना है, रीजनल डेवलपमेंट, तो उसके लिए ये सब मदद करेंगे। ऐसा होता कुछ नहीं है लेकिन इसमें। तीसरा है संसाधनों के उपयोग का अनुकूलन। संसाधनों के उपयोग का अनुकूलन, ये इसका तीसरा उद्देश्य रखा गया है। संसाधनों के उपयोग के अनुकूलन से आशय है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, यानी कुछ सीमित संसाधन है और उसको उपभोग करने वाली जनसंख्या जो है असीमित है। चूँकि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाला देश है, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, तो हमारे पास जनसंख्या तो बहुत सारी है, यानी हमारे पास कस्टमर या डिमांड बहुत सारी है, सप्लाई कम है। तो जो भी हमारे संसाधन हैं उनका ऐसे उपयोग करना कि सब में बराबर उसको बांटा जा सके। ठीक है, इसका जो चौथा उद्देश्य है वो है विकसित और विकासशील
देशों के बीच की कड़ी। मतलब जो डेवलप्ड नेशन है और जो डेवलपिंग नेशन है उनके बीच में ये ब्रिज जैसे काम करेगा। जैसे कि हमारा भारत अभी विकासशील अर्थव्यवस्था है और चीन विकसित अर्थव्यवस्था है, तो चीन मदद करेगा भारत को विकसित राष्ट्र बनने में। ठीक है, चीन मदद करेगा साउथ अफ्रीका को विकसित राष्ट्र बनने में, इसमें रूस मदद करेगा भारत की, यानी ये पांचों सदस्य मिलकर एक दूसरे के विकास में मदद करेंगे। ठीक है, पांचवा इसका है व्यापार रोध को कम करना। जो व्यापार रोध या जिसको ट्रेड बैरियर कहते हैं, ट्रेड बैरियर, इसको कम करना। ट्रेड बैरियर या व्यापार रोध को कम करने से आशय है कि जैसे भारत और चीन के बीच में व्यापार आसानी से हो सके, इसमें इतने सारे टैक्स यानी कुछ टैक्सेस को कम करना, या इन दोनों देशों के आपसी यानी आपसी सहमति ऐसी बनाना कि आसानी से दोनों देशों में व्यापार किया जा सके, भारत चीन में, भारत रूस में, भारत ब्राज़ील में, भारत साउथ अफ्रीका में, ताकि व्यापार को सुगम बनाया जा सके और अपनी अर्थव्यवस्था को और डेवलप किया जा सके, ताकि इन सब का टोटल फोकस है कि यूएसए को काउंटर करना, यानी अमेरिका को काउंटर करना। तो ये थे इसके कुछ उद्देश्य। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके कोऑपरेशन या इसके कुछ सहयोग संगठन हैं उनके बारे में। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है तो उसके सहयोग संगठन होते हैं जिन बेसिस पर वो कार्य करता है या वो क्या क्या कार्य करता है। तो अब हम जान लेते हैं उसको कि इसके सहयोग संगठन क्या क्या है। मुख्य सहयोग क्षेत्र यानी मेन कोऑपरेशन एरिया, मतलब इससे यह निर्धारित कर लिया गया था कि ब्रिक्स जो है वो किन किन क्षेत्रों में काम करेगा। तो इसका सबसे पहला क्षेत्र है अर्थव्यवस्था और वित्त। अर्थव्यवस्था और वित्त यानी इकोनॉमी और फाइनेंस। और अर्थव्यवस्था और वित्त में कार्य के तहत जो ब्रिक्स ने क्या किया कि एक बैंक की स्थापना की जिसका नाम है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इस बैंक की स्थापना इसीलिए की गई कि जब भी इन सदस्य देशों में या किसी अन्य देश में कोई भी वित्तीय संकट आता है या कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है तो ये इमरजेंसी में उस देश को फंड देंगे, यानी इमरजेंसी फंड एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने एनडीबी बनाया, यानी एनडीबी। अब एनडीबी के बारे में कुछ जान लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक, अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के गठन का विचार कहाँ किया गया था? तो 12वां ब्रिक्स सम्मेलन जो भारत में आयोजित किया गया था 2012 में, 2012 में, सॉरी 12वां नहीं, चौथा, 4th ब्रिक्स सम्मेलन, इसमें इसका विचार किया गया। ठीक, और 2014 में छठे 6th ब्रिक्स, ये कहाँ हुआ था? चौथा इंडिया में हुआ था, और 6th ब्रिक्स सम्मेलन में इसका गठन किया गया। और 6th वाला जो हुआ था वो हुआ था ब्राज़ील में। ठीक, तो 12वें ब्रिक्स सम्मेलन में इसका विचार किया गया था कि ऐसी कोई बैंक का गठन किया जाएगा, और 14वां जो ब्रिक्स सम्मेलन था जो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था उसमें इसका गठन कर दिया गया। अब इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं हम। तो इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में, और शंघाई है चीन में। चीन के शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। अब दूसरा इसका जो मुख्य सहयोग क्षेत्र है वो देख लेते हैं हम, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य में मतलब टीबी और डायबिटीज, ये जो देश है मुख्यतः चीन और भारत, यहाँ पर डायबिटीज एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ब्रिक्स ने अपना एक सहयोग क्षेत्र बनाया या निर्धारित किया कि हम इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में टीबी और डायबिटीज़ के निराकरण या उन्मूलन पर काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए टीबी और डायबिटीज़ पर निराकरण के लिए काम करेंगे। तीसरा इन्होंने किया कि व्यवसाय, तीसरा इनका सहयोग क्षेत्र है व्यवसाय, मतलब जो बिजनेस है, बिजनेस को सुगम बनाना, कि चीन का कोई भी व्यक्ति या चीन की कोई कंपनी भारत में आकर आसानी से बिजनेस कर सकती है, भारत की कोई कंपनी आसानी से चीन में जाकर बिजनेस कर सकती है, या रसिया में जाकर बिजनेस कर सकती है, या दक्षिण अफ्रीका में जाकर बिजनेस कर सकती है। तो इन्होंने यहाँ से व्यवसाय को फ्लेक्सिबल बनाया। ठीक है, इसका चौथा सहयोग क्षेत्र रखा गया था सुरक्षा, क्योंकि मुख्यतः भारत और चाइना के पड़ोस में
पाकिस्तान है। खैर चाइना मानता नहीं है इस बात को कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, चाइना उसका समर्थन करता है, किंतु फिर भी जो नुकसान हो सकते हैं या जो जैसे साइबर अटैक्स हो गए, आतंकी हमले हो गए, इस तरह के, या कोई तस्करी का मामला हो गया, नशीले पदार्थों का व्यापार हो गया, इन सबको रोकने के लिए इन्होंने सुरक्षा नाम से अपना एक विकास क्षेत्र निर्धारित किया। तो ये थे ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स के उद्देश्य और उसके कुछ मुख्य सहयोग क्षेत्र। अब हम देख लेते हैं कि क्या ब्रिक्स अपने उद्देश्यों में या इसके जो गठन के पीछे उद्देश्य रखे गए थे उसमें सफल हो पाया है या नहीं, और अगर नहीं हो पाया है तो क्यों नहीं हो पाया। अगर ओवरऑल डिस्कस किया जाए या ओवरऑल देखा जाए तो ब्रिक्स नेशंस है, उनके जो मूल ऑब्जेक्टिव्स थे उनमें वो पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। कुछ हद तक उसने सफलता हासिल की है, किंतु वो उसमें पूर्णतः या पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ है। अब देख लेते हैं कि ब्रिक्स को सीमित करने वाले कारण। अब हम देख लेंगे ब्रिक्स को सीमित करने वाले कारण कि ये सीमित क्यों हो गया। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो ब्रिक्स नेशंस है, इस ग्रुप पर चीनी अर्थव्यवस्था का दबदबा है। पहला तो हो गया चीनी अर्थव्यवस्था का दबदबा। मतलब इन जो 5 देशों का समूह है, इनमें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन, और चीन इस पर डोमिनेट करने लग जाता है। इवन अगर आप देखें तो इसका जो बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो भी चीन के संघाई में स्थापित है। तो यहाँ एशिया के दबदबे के कारण बाकी सब देशों के साथ वो कोऑपरेट नहीं कर पाता है, और ब्रिक्स ने उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाया। दूसरा सबसे बड़ा कारण है आपसी हितों में कमी। आपसी हितों में कमी, इसका मतलब यह है कि ये जो संगठन बनाया गया था, ये सब मिलजुल कर डेवलप करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये सब देश अपने आपसी यानी अपने खुद के हितों में लगे हुए हैं, और इनके बीच में कुछ ऐसा अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है कि ये सब साथ मिलकर चले। तीसरा है संस्कृति की विविधता। संस्कृति की विविधता, ये जो ब्रिक्स नेशंस है, इनका सबका कल्चर अलग अलग है। ये सब कल्चर अलग अलग होने के कारण एक दूसरे के साथ उस हद तक कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं जैसे यूरोपियन यूनियन के देश एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं। और यूरोपियन यूनियन आज बहुत आगे तक बढ़ चुका है, यानी अपने उद्देश्यों को हासिल करने में सफल रहा है। उसके विपरीत इनका कल्चर अलग अलग होने के कारण जो ब्रिक्स नेशंस है, अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में अब तक सफल नहीं रहे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये लेक्चर, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आगे आप किस मुद्दे पर या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मैं उसको ब्रीफ में एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों से शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और आगे कुछ नया करने का मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।